श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे और आज कार्यक्रम में हम इस मौसम से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर चर्चा करना चाहेंगे। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर हमें किस तरह की समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें अपना शिकार बना सकती हैं, उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और बचाव के क्या उपाय हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में डॉक्टर दीपक कुमार गौतम जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन IMS BHU में। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्ते दीपक जी, सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और जब सर्दियां आती हैं, मौसम में बदलाव होता है, तो एक चिकित्सक की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मानव शरीर है इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इस परिवर्तन से इस शरीर का तारतम्य कैसे बिठाया जाए, क्या किया जा सकता है ताकि इस बदलाव का हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव ना पड़े? बहुत ही अच्छा सवाल था। पहला ही सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है। देखिए, सर्दियाँ जो है 2 महीने की ज़्यादा मजबूत सर्दी होती है, लेकिन इन दिनों में ही हमारी मजबूती कम होने लगती है अगर हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान न रखें। और सबसे मुख्य कारण ये होता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है वो बदलता है, उसका तापमान बहुत कम होता है और हमारी आदत होती है 8 महीने से हम गर्मी झेले होते हैं और वो आदत हमारी सर्दियों में भी आगे बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम बिना सोचे समझे उसकी चपेट में आ जाते हैं। फिर हमें ध्यान आता है कि अब तो सर्दी आ गई इसलिए ऐसा हुआ। तो इसमें जो मुख्य बातें हुई हैं कि तापमान कम होता है, बाहर जो है वो स्मॉग होता है, फॉग होता है जिसको हम कुहासा कहते हैं। कुहासे के साथ में आजकल प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जमा होता है। तो यही दोनों मुख्य कारण हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सर्दियों में अपने आप बढ़ जाती हैं, जैसे इसमें सांस की बीमारियां जितनी हैं, श्वास से संबंधित दमा है, COPD है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, और इसके अतिरिक्त जो हार्ट अटैक के केसेस हैं ये भी 35% ज़्यादा देखे गए हैं जाड़े के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा। इसके अलावा चूँकि हम जाड़े में बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं, हमारी हरकत कम होती है और डाइट अच्छी होती है। गर्मी में भूख कम होती है, जाड़े में भूख अच्छी लगती है, हम रिच खाना खाते हैं और बहुत हरकत नहीं होती, शारीरिक ये जो है कम हो जाता है श्रम हमारा। उससे क्या होता है कि शुगर के बढ़ने की टेंडेंसी होती है, ब्लड प्रेशर के भी बढ़ने की टेंडेंसी होती है। ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। ब्लड प्रेशर कम व्यायाम से भी बढ़ता है और ठंड की वजह से भी बढ़ता है। तो इसकी वजह से जो पक्षाघात के केसेस हैं, स्ट्रोक या लकवा और हार्ट अटैक के केसेस, ये सब बढ़ जाते हैं। श्वास की बीमारियां बढ़ती हैं। इनके अतिरिक्त इन्फ्लुएंजा, नजले जुकाम, एलर्जी, गांठों का दर्द और एक बीमारी होती है सोरियासिस, चर्म रोग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सर्दी के अंत समय में जब फरवरी का मौसम होता है तब तक सूरज की रोशनी इतनी कम पड़ी होती है 3 महीने तक कि उससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी शुरुआत में नहीं बहुत पता चलती, लेकिन सर्दियां जब खत्म होने वाली रहती हैं तब विटामिन डी के कमी के लक्षण आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग इसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मतलब मूड हमेशा डाउन रहना, डिप्रेशन होना। कुछ आत्महत्याओं के भी केसेस इससे, उन केसेस में इसकी वजह से बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सारी बातें हैं जिनके लिए हमें होशियार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सर्दी के मौसम में एक स्वस्थ व्यक्ति तो अपनी देखभाल करता है, जानता है कैसे बचाव करना है, क्या उपाय कर सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला आयु वर्ग है उनमें एक है बच्चों का, बिल्कुल, और दूसरा है बुजुर्गों का। तो बच्चों और बुजुर्गों की केयर लगभग एक सी ही करनी होती है। तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस मौसम में क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और मैं बताऊं कि वाकई बच्चों और बुजुर्गों में ठंड का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और हमारे शरीर का तापमान जब बहुत कम होता है तो हम उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक आपात स्थिति होती है और कुछ घंटों में ही इसका इलाज संभव होगा, नहीं तो बाद में मरीज की जान नहीं बच सकती। और ये दोनों ही वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि हाइपोथर्मिया के लक्षण जो बहुत छोटे बच्चों में हैं वो ये हैं कि अगर उनकी नाक और पैर के जो उंगलियां हैं अगर वो नीले पड़ रहे हैं तो वो समझिए कि वो कोल्ड स्ट्रेस में है, यानी हाइपोथर्मिया के शुरुआती स्टेज में हैं। और अगर उनका कोर बॉडी टेम्परेचर यानी पेट और शरीर के अंदर का तापमान भी गिर जाए तो वो हाइपोथर्मिया में होते हैं। और ऐसी हालत में उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करके और गर्म IV फ्लूइड्स जो हैं चढ़ाने पड़ते हैं। जो पानी चढ़ता है इंट्रावेनस फ्लूइड उनको गर्म करके चढ़ाना होता है, कंबल में लपेट के रखना होता है। बुजुर्गों में क्या होता है कि बुजुर्गों में भी जो शरीर के तापमान को मतलब नियंत्रित करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, वो खराब हो जाता है और उसकी वजह से उनमें ठंड लगने की आशंका उनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग मानसिक दवाओं का सेवन करते हैं या नींद की दवाएं, कई बुजुर्गों को नींद की दवाएं लेके सोना होता है, तो नींद की दवाएं वो लेके सो
सो रहे हैं और अगर रजाई कंबल शरीर से हट गए तो वो कभी अलग ही पड़े रह जाते हैं। इसी तरह से मानसिक दवाओं का सेवन करने वाले जो लोग हैं उनको भी हाइपोथर्मिया की आशंका ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या है कि पहले से प्रोएक्टिव रहना चाहिए, हमें पहले से एक योजना बना के रखनी चाहिए कि ठंड का मौसम आ रहा है और हमें ये सावधानी रखनी है, तो इससे हम बच सकते हैं। तीसरा एक वर्ग और है बच्चों और बुजुर्गों के अलावा, वो हैं शराब पीने वाले लोगों का। तो जो शराब के लत के शिकार हैं वो भी हाइपोथर्मिया के लिए बहुत प्रोन होते हैं। उसका दो कारण है, अगर घर में है तो भी उन्होंने अगर नशे का सेवन किया तो उसके बाद फिर वो कहाँ सो गए पता नहीं चला, और अगर रात में कहीं बाहर हैं और कहीं बैठे रह गए या गार्डन में पड़े रह गए तो वहीं सो जाते हैं, तो उनकी मृत्यु होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है हाइपोथर्मिया से। डॉक्टर साहब, हमने बुजुर्गों की बात करी, बच्चों की बात करी कि किस तरह की समस्याएं होती हैं। आम तौर पर सर्दी लगने के जो शुरुआती लक्षण हैं वो हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे अमूमन लोग छींक आती है, खांसी आती है या गला चोक होता है, और इस बात को लेकर के कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई। या कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लापरवाही करते हैं कि चलो ठीक है घर में काढ़ा पी लिया और वो ठीक हो जाएगा, या ओवर द काउंटर जा करके कोई भी ड्रग ले लिया और उसको यूज़ कर लिया कि वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो जो शुरुआती लक्षण हैं सर्दी लगने के, वो कैसे पहचाने, और उसका अगर घरेलू उपाय भी हम उसमें कर रहे हैं तो वो उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और फिर कब हमें चिकित्सक से परामर्श करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना कि कब शुरुआती दौर की ठंड लगी है और कब ज़्यादा ठंड लग गई है। शुरुआत में क्या है कि ठंड लगने का सबसे बड़ा लक्षण है कि सर दर्द होना, सर दर्द होगा, और फिर उसके बाद फिर कभी पेट खराब हो सकता है, दस्त हो सकती है, और अगर इस स्टेज में हम नहीं ये हुए तो फिर हमारी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो खराब हो जाती है। हाइपोथर्मिया के शुरुआत की स्टेज में आप बचने, आपके जो डिफेंसेस हैं, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है सोच के स्तर पे वो सही रहती है। अगले स्तर पे क्या है कि आप वही काम और उल्टा करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए, कि जैसे घर से दूर भागने लगेंगे या पानी की तरफ जाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता हाइपोथर्मिया में कम हो जाती है और उस तरह से मौतें बढ़ती हैं। एक जो जुकाम की बात आपने पूछी, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जुकाम जो है वो छींकें जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरा एलर्जी होती है। तो एलर्जी से जो होने वाली छींक है वो किसी भी मौसम में हो सकती है, और जाड़ों में इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कुहासे के साथ जो प्रदूषित जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा हो सकती है। स्मॉग कहते हैं हम, स्मोक और फॉग को मिला के स्मॉग बनाते हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें ये देखना है कि अगर वो जुकाम है तो उसका सर्दी से कोई बहुत लेना देना नहीं है कि आगे चल के बहुत ठंड लगेगी। वो जुकाम है, वायरल इन्फेक्शन है और वो ठीक हो गए। लेकिन एक जुकाम जिसका कोई समय नहीं निर्धारित है, कभी भी हो रहा है, सुबह उठते हैं तो 10-20 छींकें आ रही हैं, वो जुकाम एलर्जी की वजह से होता है। और तीसरा जुकाम होता है जो जाड़े की ठंड की वजह से होता है, तो उसमें जुकाम के साथ सरदर्द भी होगा, साइनस भी प्रभावित होगा, चेहरे पे भी दर्द होगा। और ऐसे में ये सोचना चाहिए कि हमारी शरीर जो है वो इसके लिए ज़्यादा, हमारी शरीर नाजुक है और हमें अब ठंड लगने की शुरुआती स्टेज है, आगे हमें बचना चाहिए। बचने में क्या है कि सबसे ज़रूरी जो बातें हैं वो है कि भोजन भरपेट हो। भोजन हमेशा, जब खाली पेट व्यक्ति होता है तो उसको ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा, ऊष्मा पैदा करने के लिए पेट का भरा होना जरूरी है, और वो जब नहीं होता तो फिर शरीर को ज़्यादा आशंका होती है ठंड लगने की, ज़्यादा ठंड लगने की। तो एक तो भोजन करके निकले। दूसरा क्या है कि पानी भी बहुत आवश्यक है। पानी हीट को बहुत सोखता है, पानी की स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो पानी लें और गर्म पानी लें। पानी का आपने जिक्र किया, आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में पानी का इंटेक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत, बिल्कुल। और इसीलिए सर्दी की जो डायरिया है, सर्दी में होने वाले जो डिहाइड्रेशन या डायरिया है, वो गर्मी के डिहाइड्रेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गर्मी में हमें प्यास लगता है और हम पानी पीते रहते हैं। जाड़े के दिनों में क्या है कि हमें प्यास नहीं लगती और हम पानी की बहुत कमी रहती है, और अगर दुर्भाग्यवश डायरिया होता है जाड़े में तो वो जानलेवा होता है। योजना बना के, ध्यान दे के अपनी रूटीन पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 से 3 लीटर पानी पीते रहें, और गर्म पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है। उससे एलर्जी और जुकाम जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है। कई बार होता है कि नहाते समय कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल पानी से सर्दियों में नहाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्म पानी ही चाहिए। तो सर्दी के मौसम में किस तरह के पानी का प्रयोग करना उचित है? क्या गर्म पानी का प्रयोग करके हम कई बार नहा करके और बाहर ऐसे ही आ जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए या कपड़े पहनने के लिए, तो उस दौरान भी शरीर को ठंड लग सकती है? क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें? देखिए, अगर नहाने की आदत है और ठंडे पानी से हम नहा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जितनी शरीर बर्दाश्त करती है उस हिसाब से उतनी दूरी तक हम जा सकते हैं। हो सकता है 10-20 दिन ऐसे आए जब हमें वो ठंडा पानी बर्दाश्त ना हो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि गर्म पानी से जब नहाते हैं तो सर पे गर्म पानी ना डालें। सर पे गर्म
पानी डालना नुकसानदायक होता है। इससे सर दर्द की समस्या और कभी कभी देखा गया है कि ऐसे लोगों में लकवा की समस्या ज्यादा, दिमाग की नस फटने की समस्या, ऐसा देखा गया है कि उनमें ज्यादा होता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग नदियों में नहाते हैं जाके या तालाब में नहाते, वो जाड़े में एक डुबकी लिए और एकाएक उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि एक वैगस नर्व होती है, तो वैगस नर्व जो है जाड़े से स्टिमुलेट होती है, ठंड से स्टिमुलेट होती है, और कई बार इतना स्टिमुलेट होती है कि वैगस के स्टिमुलेशन से हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, हमारी नाड़ी बहुत कम हो जाती है और कई बार कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी में एकाएक जाने से पहले शरीर को 2-4 मग पानी डालें पहले, और अगर उतने ठंड को हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो फिर पानी में शरीर को डुबोएं। तो ये सावधानी है। जहां तक गर्म और ठंडे पानी से नहाने का सवाल है, उसमें बस सावधानी यही है कि गर्म पानी को सर पे न डालें, और बाकी थोड़े सुषुम पानी से, थोड़े गर्म पानी से नहाया जा सकता है। ठंडे पानी से नहाना हो तो अगर रोज नहा रहे हैं तो नहाते रहें, अन्यथा एकाएक ठंडे पानी से नहाना वैगल स्टिमुलेशन पैदा कर सकता है। एक उपाय मैं और बताना चाहूंगा कि अक्सर जो टीनेजर्स हैं या कई बार बड़े लोग भी जो ध्यान नहीं देके, हमें 11 बजे कहीं निकला और मुझे लगता है कि हम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, और किसी कारणवश हमें 4 घंटे में लेट हो गया, 10-11 बजे लौट रहा हूँ। तो चूंकि मैं 11 बजे निकला था तो मेरे पास जैकेट नहीं थी, हमारे पास टोपी नहीं था, ठंड से बचने के साधन नहीं थे, और वापस जब हम आते रहते हैं तो वो भी ठंड लगने का एक कारण होता है। तो एक योजना होनी चाहिए मन में कि हम जा रहे हैं तो शाम तक वापस आएंगे या नहीं आएंगे, पर्याप्त साधन होने चाहिए। डॉक्टर साहब, चूँकि हम जिस समय में बात कर रहे हैं ये पर्व और त्योहारों का मौसम है जी। ऐसे में खान पान भी हमारा थोड़ा सा जो है बढ़ा हुआ होता है, कई बार अव्यवस्थित होता है, और हम अनावश्यक चीज़ों को भी कई बार प्रयोग में ले लेते हैं। और दूसरा, इस मौसम में चूँकि पर्व और त्यौहार की हमने बात की है, तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस दौरान हमें किन चीज़ों की ध्यान देने की आवश्यकता है? दीपावली में जिस तरह से हम पटाखे फोड़ते हैं या हम और भी कई सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, कई बार होता है कि भाई पटाखों से प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको वो धुआं या वो पॉल्यूशन जो है वो किसी तरह से नुकसान करेगा। तो सवाल ये है कि जब हम दीपावली जैसा त्यौहार मना रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अपने हाथ को, अपने शरीर को कैसे बचाएं कि हम जल ना जाएं, या जो पॉल्यूशन है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पटाखों से होने वाला प्रदूषण जो है वो श्वास के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। कई श्वास के मरीज उस समय हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है उन्हें, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से स्वस्थ थे लेकिन पटाखों के धुएं की वजह से उनको दमे की शिकायत होती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। पटाखे, पहली बात तो कभी भी किसी बंद स्थान पर ना उनसे एंजॉय किया जाए, खुले में हों, और पटाखों का बहुत ज़्यादा उपयोग उचित नहीं है। बच्चे अगर पटाखे छोड़ रहे हैं तो उनके साथ बड़ों का होना ज़रूरी है। आग जो माचिस की तीली से लोग लगाते हैं उसमें उसके लिए उसकी जगह पे एक अगर बड़ा कोई डंडा हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे आग लगाएं तो उससे भी सुरक्षा रहती है। कई बार रॉकेट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो दूसरों के कभी घर में चले जाते हैं, कई बार आगजनी का कारण बनते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है उससे। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो श्वास के मरीज हैं उनको पटाखों में वो जा नहीं सकते, उनको घर में रहना पड़ेगा। पटाखों के धुएं उनके लिए बिल्कुल ही बचाव ही एक उपाय है उनके लिए। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को सर्दी के मौसम में और क्या सावधानियां अपनी जीवन शैली में किस तरह से वो बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल, अपने भोजन की थाली में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्वच्छ और सुरक्षित दीपावली के लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, देखिए, एक तो यह है कि दीपावली से ही शुरुआत करते हैं। मिठाइयाँ बहुत मिलती हैं, और शुगर के मरीज जो हैं जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वश नहीं है या मिठाइयाँ पसंद है उनको होशियार रहना चाहिए। शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं या मिठाई खाएं तो एक आध खाकर छोड़ दें। इसके अतिरिक्त जो है वो शुगर के मरीजों को इन्फ्लुएंजा का चांस भी बहुत होता है, तो वो जो है एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, हर साल लगाना होता है। अगर उनकी उम्र 65 से अधिक है, शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा लें, क्योंकि जाड़े में इन्फ्लुएंजा जो है वो जानलेवा होता है। इसी तरह से जो COPD के मरीज हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के, वो एक वैक्सीन आती है PCV13, वो लगवा लें तो उससे न्यूमोनिया नहीं होगा। न्यूमोनिया जानलेवा होता है बच्चों और बुजुर्गों में, होगा भी तो उसकी गंभीरता बहुत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जाड़ों में व्यायाम बिल्कुल ना बंद करें। रोज ट्रैक सूट पहने या वुलन कपड़े पहन के टहलने निकलें, वो खुद ही बहुत अच्छा तरीका है जो जाड़े में होने वाली बीमारियां उनसे बचने का। यानी जैसे BP अगर बढ़ रहा तो नहीं बढ़ेगा, जो शुगर बढ़ने की टेंडेंसी होती है, यहाँ तक कि दवाएं बढ़ानी पड़ती हैं शुगर की और BP की, वो टहलने से कंट्रोल पाया जा सकता है। तो व्यायाम जरूर करें, हल्का व्यायाम करें और नृत्य करें। इसके अलावा हमें लगता है खान पान में
जो हमारी जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें एक दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जो लहसुन प्याज खाते हैं उनको लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए। हमारे मसाले बहुत अच्छे हैं, जो इंडियन किचन के मसाले हैं वो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। और अजवाइन का लोग भरपूर मात्रा में कुछ लोग सेवन करते हैं और वाकई उसके बड़े अच्छे नतीजे हैं। अजवाइन जाड़े से, ठंड से बचाती है, ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाती है। बीमारियां बहुत होती हैं, बचाव केवल एक है कि ठंड से बचना है, और ठंड से बचने के उपाय करने के बाद वो कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर दीपक गौतम जी, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए। हमारे श्रोताओं को सर्दी से कैसे बचाव करना है, सर्दी में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाव करना है, किस तरह से अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना है, इस बारे में आपने जो जानकारी दी है वो हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हम सब के लिए बहुत लाभदायक है। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर